अपने रोजमर्रा के काम करते समय किसी का ध्यान नहीं जाता कि अचानक आसमान बारिश की जगह उन पर कचरा बरसाने लगा। कचरा गिरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो भी उसकी चपेट में आता कुचल कर मारा जाता। हालात इतने बेकाबू हो गए कि शहरों में फौरन इमरजेंसी लागू करके आर्मी तैनात कर दी जाती है। कोई नहीं जानता था ये कचरा यहाँ कैसे और कौन बरसा रहा है, लेकिन कचरा देखकर एक बात साफ थी कि ये सब समुद्र के अंदर से आ रहा है, क्योंकि लॉस एंजलिस के बीचों बीच अचानक टाइटैनिक प्रकट हो गया, जो आज से 115 साल पहले डूबा था और उसे अब तक कोई निकाल नहीं पाया। इतना कम नहीं था कि बहामास आइलैंड पर अचानक एक ऐसा समुद्री जीव बाहर निकल आया जिसे आज से पहले इंसानों ने कभी नहीं देखा था। आर्मी ने उसको तुरंत ही नोटिस कर लिया, जिस कारण वहाँ फौरन जनरल ऑस्टन को बुलाया जाता है। जनरल उसे कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो क्रिएचर उनको चेतावनी देते हुए कहता है, मैं इंसानों के लिए हमारी रानी का दिया हुआ ऑर्डर लेके आया हूँ। आज से ठीक 3 दिन बाद हमारी रानी आपसे मिलने आएगी। वक्त और जगह भी हम बताएंगे। अब तुम इंसानों का इस धरती पर वक्त खत्म होता है। जवाब में जनरल कहते हैं, तुम हमें इस तरह धमकी नहीं दे सकते। क्रिएचर ने कहा, आज की तबाही देखकर तुम लोगों को अंदाजा तो हो ही गया होगा कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमारा एहसान मानो, हम सिर्फ धमकी दे रहे हैं। क्रिएचर ने अपनी बात को पूरा किया और अगले ही पल उसके पीछे से उसी तरह के सैकड़ों क्रिएचर पानी से बाहर आ जाते हैं। और ये सब यही नहीं रुकता, बल्कि दुनिया के हर एक कोने में समुद्र में से इसी तरह के जीव बाहर आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इंसानों की दुनिया को देख रहे थे कि इंसानों ने थोड़े ही वक्त में कितनी ज्यादा तरक्की कर ली। लेकिन अब इस तरक्की का कोई फायदा नहीं होने वाला था। कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया इन जीवों को अपनी आंखों से देख लेती है। और जैसा कि उस क्रिएचर ने बताया था, तो इंसान बिना वक्त जाया किए पूरे वर्ल्ड की एक प्रोटेक्शन कमेटी बनाते हैं, जिसने 2 दिनों के अंदर अंदर एक मोटे मेटल का पाइप को समुद्र के बीचों बीच डाल दिया, जिससे होते हुए क्रिएचर की रानी पानी में से इंसानों की दुनिया में आएगी। जैसे ही क्रिएचर का दिया हुआ वक्त खत्म हुआ तो सबकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर टिकी होती है कि आगे इंसानों का फ्यूचर कैसा होगा। कुछ ही देर बाद दुनिया के सबसे पावरफुल लोग उस जगह इकट्ठा हो जाते हैं जहां पर पहली मर्तबा समुद्र की रानी इंसानों से मिलने आएगी। तभी हेडक्वार्टर्स में हमें केट नाम की एक औरत दिखाई जाती है, जो इस प्रोटेक्शन कमेटी की हेड बनाई गई थी। वो सबको शांत हो जाने का कहती है, लेकिन इतने में ही वहाँ समुद्र में से कुछ जीव उनकी ओर बड़ी तेजी से बढ़ने लगे। सिग्नल्स मिलते ही वहाँ पर मौजूद हर एक आदमी और औरत का दिल धक धक करने लगता है। देखते ही देखते उनके सामने क्रिएचर्स अपनी रानी को पानी से बाहर ले आते हैं। बाहर आते ही प्रोटेक्शन कमेटी का एम्बेसडर पूरी इंसानियत की तरफ से क्रिएचर्स की रानी से बात करने लगता है। वो जो कुछ भी बोलता वो पहले से डिसाइड किया गया था, लेकिन रानी उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही उसे दूर हो जाने का कहती है। रानी ने कहा, हम स्टीव नाम के आदमी से बात करेंगे। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद हर एक आदमी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि स्टीव एक मामूली सा CIA एजेंट था, जिसे नेगोशिएशन के बारे में कुछ पता नहीं होता। क्रिएचर्स की रानी ने कहा, मेरा नाम है सराबी और मैं अगर बातचीत करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ स्टीव से। इतना कहकर वो वापस चली जाती है। केट तुरंत ही स्टीव और उसकी फैमिली को गवर्नमेंट की कस्टडी में ले लेती है। केट को लगा शायद स्टीव इन जीवों से मिला हुआ है। स्टीव ने कहा, मैं भी आप ही की तरह इन जीवों को पहली मर्तबा देख रहा हूँ। दुनिया में हर तरफ ये न्यूज फैली हुई थी कि आखिर सराबी ने स्टीव को ही क्यों चुना। केट स्टीव को लेकर एक सीक्रेट रूम में आ जाती है, जहाँ से आगे सबकी नजरों से छुपते छुपाते हुए स्टीव को सराबी के पास ले जाया गया। लेकिन अब यहाँ पर कोई मीडिया वाले और बाकी के लोग मौजूद नहीं थे। स्टीव सराबी को कहता है, मैडम आपसे गलती हो गई है, मैं तो एक मामूली सा एजेंट हूँ, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई तो पूरी इंसानियत मुझे ही कोसेगी। लेकिन सराबी कहती है, मैं इंसान का दिमाग पढ़ सकती हूँ और मैंने तुम में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई देखी। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद केट और बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सराबी में बेशुमार पावर्स थी। स्टीव ने कहा, अगर तुम मेरा दिमाग पढ़ सकती हो तो हमारी बात करने का कोई फायदा नहीं। इतना कहकर सराबी वहाँ से चली जाती है। हमने देखा स्टीव को जो अपने घर आया था, उसकी बीवी और उसकी बेटी स्टीव को सब कुछ सच सच बताने का कहते हैं। लेकिन स्टीव ने कहा, मैंने भी आप लोगों की तरह उन जीवों को आज से पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मुझ पर शक ना करो। फिर वो सीन भी कट हो गया और हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन, जहाँ एक मर्तब फिर से सभी लोगों के सामने सराबी इंसानों से बात करने वाली है। केट ने स्टीव को समझाया, तुम वही कुछ बोलोगे जो तुम्हारी स्क्रीन पर चलेगा, अपने से कुछ भी मत बोलना, वरना पूरी इंसानियत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। स्टीव बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन अब उसे किसी तरह करके सराबी का सामना करना ही होगा। इंसानों को अब पहले से ज्यादा डर लगने लगा था। तभी वहाँ पर सराबी आ जाती है। सराबी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि समुद्र में से 1 गिलास पानी लाया जाए। बस इतना ही था कि केट के कहने पर कमांडोज समुद्र में से पानी का 1 गिलास ले आते हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा घटिया थी। स्टीव ने जैसे ही वह पानी का गिलास पकड़ा तो सराबी कहती है, चलो अब चुपचाप इसे पी लो। वह पानी का गिलास जर्म्स से भरा हुआ था, जिसे पीकर इंसान की मौत भी हो सकती है। केट ने स्टीव को कहा, जल्दबाजी या इंसानियत को बचाने के चक्कर में पानी को बिल्कुल भी मत पीना। हालातों का जायजा लेने
के बाद स्टीव सराबी को कहते हैं, मुझे माफ कीजिए लेकिन मैं आपका दर्द समझता हूँ। सराबी कहती है, तुम बिल्कुल भी हमारा दर्द नहीं समझ सकते। तुम लोगों ने साफ पानी को आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ही घटिया बना दिया। तुम इंसान जहाँ भी जाते हो सब चीजें खराब और गंदी कर देते हो, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 50 दिन है। पूरे समुद्र के पानी को फिर से पहले जैसा कर दो। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि 50 सालों में भी समुद्र के पानी को पहले जैसा नहीं किया जा सकता। इसलिए केट स्टीव को कहती है, 50 दिन बहुत कम है, उससे 100 साल मांग लो। स्टीव बिल्कुल ऐसा ही कहता है। ये सुनकर सराबी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। सराबी ने कहा, मैं चाहूँ तो सिर्फ 5 घंटों में इस पानी को पहले जैसा कर सकती हूँ, लेकिन उसमें तुम इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। मगर हम बेरहम बिल्कुल नहीं है, इसलिए या तो तुम पानी को फिर से पहले जैसा कर दो, नहीं तो हम पृथ्वी का सारा पानी इंसानों से दूर कर देंगे। तुम्हारा कोई भी समुद्री जहाज पानी में नहीं चलेगा, कोई भी ऊपर जाने वाला जहाज पानी के ऊपर से होकर नहीं जाएगा, और न ही कोई सबमरीन पानी के अंदर आएगी। ये सुनकर केट, दुनिया भर के प्रेसिडेंट्स और हर इंसान हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि ऐसा करने से इंसानों की इंपोर्ट बिल्कुल रुक जाएगी, जैसे इंसान भूखे ही मर जाएंगे। वहाँ पर बहुत बड़े बिजनेसमैन भी मौजूद थे, जिनका सारा का सारा कारोबार समुद्र से ही होता था। इसलिए उनमें से एक बिजनेसमैन सराबी पर भड़क जाते हैं। वो सराबी की ओर गुस्से से आने लगा। इतने में सराबी अपने आप को फीमेल से मेल में बदल लेती है। ये देखकर सभी लोग जहाँ भी थे वहीं पर चुपचाप बैठ गए। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि सराबी आखिर क्या कुछ कर सकती है। सराबी ने कहा, ये थी आपको दी गई पहली पेशकश, अब दूसरा ऑप्शन सुन लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम खुद ही हवा में पानी को छोड़ देंगे, जिससे आप सभी लोग दम घुटने की वजह से मारे जाओगे। ये सुनकर स्टीव तुरंत ही पीछा मुड़ता है और सबको अपनी अपनी जगह पर बैठ जाने का कहता है। इंसानों को अब साफ साफ अपनी हार नजर आ रही थी, और तभी सराबी एक मर्तबा फिर से फीमेल में वापस बदल जाती है। स्टीव ने कहा, प्लीज हम पर रहम कीजिए, हम जितना जल्दी हो सके पानी को उतना जल्दी साफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सराबी ने कहा, तुम अब भी समझते हो कि बाजी 1% भी तुम्हारे हाथ में है, तो तुम गलत हो। सराबी के एक इशारे पर कंट्रोल रूम में जहाँ केट खड़ी थी, हर एक एलईडी पर अटलांटिक ओशन का सबसे गहरा पार्ट शो होने लगता है। सराबी ने कहा, मैंने लोकेशन तुम्हें भेज दिए, इस गहरे पार्ट में अगली बार ठीक 3 दिनों बाद हम तुमसे मिलेंगे। अब ये तुम्हारी सरदर्दी है कि तुम पानी के इतने गहरे हिस्से में, जहाँ आज से पहले इंसान कभी नहीं आए, वहाँ पर कैसे आते हो। इतना कहकर वो एक मर्तबा फिर से वापस चली जाती है। इंसानों के लिए हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उन सबको सराबी की बात माननी पड़ेगी। ऐसा करने के लिए इंसानों ने सिर्फ 2 दिन के अंदर दुनिया की सबसे मजबूत सबमरीन बनाई। स्टीव और बाकी सभी क्रू की जो लोग सबमरीन में बैठकर नीचे जाएंगे, उनको पानी में रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। पानी के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होने वाला है, इसीलिए उन सबको धीरज रखना होगा। सभी लोगों को मीटिंग रूम के अंदर बुलाकर अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करने का कहा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद वो वापस ना आए। ये चीज उन सब के डर में और भी ज्यादा इजाफा कर रही थी। फिर केट के कहने पर वो समय आ गया जब स्टीव और बाकी के क्रू को सबमरीन से होकर नीचे जाना था। स्टीव अपनी फैमिली को गुड बाय बोलता है, जहाँ स्टीव की बीवी अभी भी उस पर गुस्सा कर रही थी, और स्टीव की बेटी अपने पिता से नाराज थी, क्योंकि नीचे जाना मौत को दावत देने से कम नहीं था। लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए स्टीव को ऐसा करना पड़ेगा। फिर स्टीव सबको अलविदा बोलकर सबमरीन में बैठता है और सबके साथ नीचे जाने लगता है। सबमरीन में टोटल 6 लोग थे, और 6 के 6 अपनी अपनी फील्ड में बिल्कुल एक्सपर्ट थे। आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें केबल के जरिए नीचे उतारा गया। नीचे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से सबमरीन के अलावा और कोई भी नहीं जा सकता था, इसलिए उन सब का पहला और आखिरी सहारा रेडियो था। नीचे जाते जाते उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन स्टीव बात बात पर सबको हौसला देता है। यहाँ हम देखते हैं केट को, जो प्रेसिडेंट के सामने खड़ी थी। प्रेसिडेंट ने कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें उनकी पानी वाली शर्ट नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने समुद्री जहाज और ट्रांसपोर्ट को रोक देंगे तो अमेरिका की इकोनॉमी बहुत कमजोर हो जाएगी, जिससे हम ज्यादा देर तक ताकतवर नहीं रहेंगे। लेकिन केट उन्हें समझाती है कि अब ताकत सिर्फ और सिर्फ सराबी के हाथों में है। वो चाहे तो हम सबको गुलाम बना सकती है, और चाहे तो इंसानियत का नाम और निशान तक मिटा सकती है। लेकिन वहाँ पर बैठे हुए कुछ करप्ट लीडर्स पैसों के पुजारी थे, और वो किसी भी हालत में ट्रांसपोर्ट को रोकना नहीं चाहते थे। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं जनरल ऑस्टिन और बाकी सभी क्रू को, जो आहिस्ता आहिस्ता करके समुद्र के बहुत गहरे हिस्से में पहुंच गए थे। वो जैसे ही नीचे जाते गए तो उनकी सबमरीन बहुत जोर से आवाज करने लगती है। जनरल ने कहा, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि पानी का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए धीरज रखो। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब सबमरीन को एक बहुत जोर का झटका लगा, जिस कारण से सबमरीन का गवर्नमेंट और प्रोटेक्शन कमेटी से कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह टूट जाता है। सबमरीन के अंदर बैकअप जनरेटर्स चालू हो गए थे, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि सबमरीन अब नीचे जमीन पर जा लगी है। इसलिए बहुत ज्यादा हिम्मत करने के बाद सबसे पहले जनरल ऑस्टिन जैसे ही बाहर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि सबमरीन का दरवाजा अब अंदर की तरफ टूटने की बजाय बाहर की तरफ टूट गया है। और हैरानी की बात थी कि सबमरीन में पानी नहीं घुस रहा था, इसलिए वो सब आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकल आते हैं। वहाँ पर पानी की जगह नॉर्मल हवा मौजूद थी। जैसे ही स्टीव ने ऊपर देखा
तो ऊपर चमकती हुई तारे एक घेरा बनाए हुए थीं, जिस कारण से बाहर का पानी बाहर ही रुके हुए था। तभी स्टीव ने दीवार में मौजूद अजीब तरह के समुद्री अंडों को देखा। वो कुछ सोच समझ पाते इतने में वहाँ पर सराबी आ जाती है। सराबी ने उन सभी को अपने पीछे चलने का बोला। सराबी ने कहा, तुम हेलमेट उतार सकते हो और अपनी ऑक्सीजन को बचा सकते हो। लेकिन सब लोग ऐसा करने से डर रहे थे, इसलिए वो स्टीव के पास आई और उसके दिमाग को पढ़ने के बाद तुरंत ही स्टीव का हेलमेट उतार देती है, क्योंकि स्टीव सराबी पर भरोसा करता था, जिस कारण से स्टीव ने सराबी को नहीं रोका। हैरानी की बात थी कि इतना ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद भी स्टीव आसानी से सांस ले पा रहा था। स्टीव की हालत देखकर सभी ने जनरल ऑस्टिन के ऑर्डर पर अपने अपने हेलमेट को उतार दिया। फिर वो सभी सराबी के पीछे चलने लगते हैं। सराबी उन सबको कहती है कि हम लोग यहाँ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन बाहर की वो मछलियाँ जो बेचारी हमारी तरह पानी को फिल्टर करके सांस नहीं ले सकती, वो हर रोज सैकड़ों की तादाद में मारी जा रही है। इसलिए न चाहते हुए भी हमें इंसानियत पर दबाव डालना पड़ा। बातों ही बातों में पता नहीं चलता कि कब सराबी के ऑर्डर पर पीछा से रास्ता बदल जाता है, जिस कारण से एक जगह पर सराबी और स्टीव अलग ही चैम्बर में आ जाते हैं। स्टीव ने कहा, तुम्हारा हमें यहाँ पर लाने का कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। जवाब में सराबी ने कहा, जैसे तुम्हारा दिल नर्म है, मेरा दिल भी उसी तरह नर्म है। मैं नहीं चाहती कि इंसानियत को हमसे कोई खतरा हो। लेकिन बातों ही बातों में स्टीव ने कहा, क्या मैं टच कर सकता हूँ? सराबी ने स्टीव को ऐसा करने की परमिशन दे दी। स्टीव ने कहा, तो तुम हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम चाहती हो कि हमें कोई नुकसान ना पहुँचे, तो प्लीज हमारी मदद करो। लेकिन सराबी ने कहा, वक्त आने पर मैं सब ठीक कर दूंगी। तभी सराबी एक मर्तबा फिर से रास्तों को पहले जैसा कर देती है और सब लोग फिर से एक हो गए। सराबी ने उन्हें अपने पीछे चलने का कहा। चलते चलते वो ने एक जगह पर लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ सराबी के सिपाही उन सब इंसानों को बहुत गुस्से से देख रहे थे। सराबी ने कहा, यह सिपाही तो कुछ भी नहीं, हमारी तादाद तुम्हारी सोच से भी परे है। सराबी कहती है, आज के बाद कोई इंसानों को बुरी नजर से नहीं देखेगा। इनका दिल भी हमारी तरह नरम है और इन्हें नहीं पता था कि ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। सराबी कुछ और कह पाती इससे पहले ही हम देखते हैं स्टीव के क्रू में मौजूद एक साइंटिस्ट को, जो और किसी नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ने ही भेजा था। उनका मकसद था कि वो सराबी के पास जाए और उसे बॉम्ब से उड़ा दे। वो जैसे ही सराबी के पास आया तो स्टीव ने उसकी चाल को फौरन समझ लिया। स्टीव उस पर कूद पड़ता है, जिस कारण से वो बॉम्ब नीचे गिर जाता है। लेकिन वो बॉम्ब इतना शक्तिशाली था कि वहाँ पर मौजूद हर एक चीज के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। जिस पिंजरे ने उन सबको बाहर के पानी से बचा रखा था, वो पिंजरा टूट जाता है और पानी बहुत प्रेशर के साथ अंदर आने लगा। अब ना चाहते हुए भी सराबी स्टीव के अलावा और किसी को बचा नहीं पाती और वो स्टीव को लेकर तुरंत ही समुद्र के ऊपर आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं केट के घर का सीन, जहाँ वो अपने पति के साथ दुनिया में होने वाले हालातों को डिस्कस कर रही थी कि तभी उन पर स्नाइपर से कोई गोलियां चला देता है। हो ना हो, ये काम प्रेसिडेंट का ही था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके पैसे और इकोनॉमी के बीच कोई भी आए। खुशकिस्मती से केट तो बच जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड मारा गया। यहाँ हम देखते हैं सराबी को, जो स्टीव को लेकर समुद्र के किनारे पहुंच जाती है, लेकिन बाकी के क्रू मेंबर्स नीचे पानी के प्रेशर से ही मारे गए। यह चीज स्टीव को बहुत ज्यादा दुख देती है। स्टीव बार्कली प्रोटेक्शन कमेटी से माफी मांगता है। इतने में वहाँ पर केट भी आ जाती है, जो अपने पति को दफनाए बिना ही स्टीव को हौसला रखने का कहती है। स्टीव ने कहा, हमारे क्रू में एक गद्दार था, वो सराबी को मारना चाहता था, उसी ने ही सारा काम बर्बाद कर दिया। अब हो सकता है कि इंसानियत खत्म हो जाए, लेकिन याद रहे मैंने मरते दम तक इंसानियत को बचाने की पूरी कोशिश की। तभी सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं एक कार्गो हेलीकॉप्टर को, जो पिंजरे को उठाकर ट्रक में लोड करता है और उस ट्रक को सीधा प्रोटेक्शन कमेटी के हेड ऑफिस ले जाया जाने वाला था, ताकि गवर्नमेंट वाले अपने लोगों की मौत के बारे में सराबी से बातचीत कर पाएं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है स्टीव की, जो सबसे छुपता छुपाता हुआ ट्रक पे चढ़ा। उसने फौरन ट्रक को स्टार्ट किया और जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की तो सारे कमांडोस उसका रास्ता रोक लेते हैं। वहाँ पर सार्जेंट हैना भी मौजूद थी, जो स्टीव को कहती है, तुम्हारा यहाँ से आगे जाना नामुमकिन है। स्टीव ने कहा, तुम्हें किसने बोला कि मैं आगे जा रहा हूँ? इतना कहकर स्टीव ने बैक गियर लगाया और ट्रक को पीछे पूरी जोर से ले जाने लगा, लेकिन समुद्र के किनारे पर जाकर उसने ट्रक पे ब्रेक लगा दी, जिससे सराबी का पिंजरा झटका लगने के वजह से पानी में गिर जाता है और फौरन से सराबी पानी के अंदर फ्री हो गई। तभी स्टीव ने ट्रक से नीचे उतरकर पानी में छलांग लगा दी और सराबी ने स्टीव को पकड़कर उसकी जान बचा ली। स्टीव का ये कारनामा पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। स्टीव के खिलाफ बोलने वाले लोग सबको बताते हैं कि ये सब सोची समझी साजिश है। सराबी ने स्टीव को किसी वजह से ही चुना था, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं केट को, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। केट की असिस्टेंट केट को बोलती है कि आपको अपने हस्बैंड को दफना देना चाहिए, लेकिन केट ने कहा, अगर हम फेल हो गए तो पूरी इंसानियत को दफनाना पड़ेगा। जैसे ही वो अपने ऑफिस से बाहर जा रही थी कि तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगते हैं, इसलिए इमरजेंसी में सब लोगों को बिल्डिंग में बुलाया जाता है। अब जैसा कि स्टीव तो वहाँ पर था नहीं, इसलिए केट खुद ब खुद अम्बेसडर बनकर सामने आती है। सामने इस मर्तबा सराबी नहीं बल्कि इरिगोस नाम का एक नया राजा था, जो सराबी के
जाने के बाद इन जीवों ने चुना है। इरिगोस कहता है सराबी एक गद्दार थी और जैसे ही वो हमें मिल जाएगी तो हम उसे बहुत दर्दनाक मौत देंगे। वो तुम लोगों का भला करना चाहती थी, लेकिन उसने आखिरकार हमारे लोगों को ही जान से मार दिया। लेकिन मैं सराबी जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम लोगों को मौका तक नहीं देने वाला। इतना कहकर इरिगोस ने अपनी छड़ी को जैसे ही जमीन पर मारा तो उसकी छड़ी 3 सेकंड में ही जंग लगने के कारण कमजोर हो जाती है। इरिगोस कहता है अगर तुम अपने खिलौनों को यानी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हम पर आजमाना चाहते हो तो हम 1 सेकंड में उन सबको जंग लगा देंगे, जिस कारण से वो बेकार हो जाएंगे। इतना ही नहीं, हम चाहें तो धरती पर से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को ही खत्म कर दें और सारी ऑक्सीजन पानी में आ जाएगी, जिस कारण से तुम 3 मिनट में इंसानियत का अंत देख लोगे। इसलिए अगर सराबी मुझे सुन रही है तो खुद ब खुद ही अपने आप को हमारे हवाले कर दे ताकि उसकी मौत आसान हो जाए। केट कुछ कह पाती इससे पहले ही इरिगोस वहां से चला जाता है और इतनी भयानक धमकी सुन लेने के बाद सब लोग इरिगोस और उन जीवों से बेइंतहा डरने लगे। इसी तगड़े सस्पेंस के साथ फिल्म का पहला पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। शुक्रिया दोस्तों।